नमस्कार प्यारे बच्चों। आज से हम जैव प्रौद्योगिकी यूनिट 9 पढ़ना शुरू करेंगे। इस इकाई के अंतर्गत हम जैव प्रौद्योगिकी, जिसे अंग्रेजी में बायोटेक्नोलॉजी भी कहते हैं, उसके सिद्धांत, प्रक्रम और उपयोगों के बारे में जानेंगे। 17वीं शताब्दी के फ्रांसीसी दार्शनिक, गणितज्ञ तथा जीव वैज्ञानिक रेने डेस्कार्टिस के समय से ही समस्त मानव ज्ञान, विशेषकर प्राकृतिक विज्ञान, प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी के विकास की ओर अग्रसर हुआ। इसके फलस्वरूप मानव के जीवन में सुख, साधनों एवं नैतिक मूल्यों में वृद्धि हुई। जीव विज्ञान के उत्पादों ने हमारे स्वास्थ्य में, गुणात्मक तथा खाद्य उत्पादन में सुधार पैदा कर दिए हैं। जैव प्रौद्योगिकी 20वीं शताब्दी में आधुनिक जीव विज्ञान की प्रशाखा है, जिससे हमारे रोज़मर्रा के जीवन में अनेक परिवर्तन आए हैं। दवाइयाँ, कपड़े, टायर, बायोडीजल, अनेक प्रकार के खाद्य उत्पाद और मादक पेय इत्यादि कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो जैव प्रौद्योगिकी की देन है। इस यूनिट में हम 2 पाठ पढ़ेंगे। पहला पाठ 11 है, जिसके अंतर्गत हम बायोटेक्नोलॉजी अथवा जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत एवं प्रक्रम के बारे में जानेंगे, और दूसरा पाठ 12 है, जिसमें हम जैव प्रौद्योगिकी और उसके उपयोगों के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। आइए अब हम पाठ 11 पढ़ते हैं, जो है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम। जैव प्रौद्योगिकी, इसे हम बायोटेक्नोलॉजी भी कहते हैं, इन सभी तकनीकों से संबंधित है जिसमें जीवधारियाँ या उनसे प्राप्त एंजाइमों के उपयोग मनुष्य के लिए उपयोगी पदार्थ एवं प्रक्रियाओं के लिए किया जाता है। आओ समझें, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा हम मानव उपयोग के लिए क्या क्या उत्पादन कर सकते हैं। मानव उपयोग के लिए डबल रोटी, दही आदि का उत्पादन सूक्ष्म जीवों द्वारा किया जाना एक प्रकार की जैव प्रौद्योगिकी ही है। दूसरा, जीवधारियों से प्राप्त एंजाइम का उत्पादन वॉशिंग पाउडर, जूस, पेपर इंडस्ट्री इत्यादि में करना भी जैव प्रौद्योगिकी ही देन है। परखनली शिशु, जिसे हम टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं, इसका निर्माण पात्र निषेचन, जिसे अंग्रेजी में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, जैव प्रौद्योगिकी की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जीन का संश्लेषण एवं उपयोग या दोषयुक्त जीन का सुधार भी एक प्रकार की जैव प्रौद्योगिकी ही है। फॉरेंसिक साइंस, जिसे हम न्यायिक विज्ञान भी कहते हैं, अपराधी को पकड़ने के लिए भी बायोटेक्नोलॉजी का ही उपयोग करता है। डीएनए टीके का निर्माण इत्यादि सभी जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी द्वारा ही संभावित हैं। आइए अब हम जैव प्रौद्योगिकी एवं बायोटेक्नोलॉजी की परिभाषा जानें। यह परिभाषा EFB, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी द्वारा दी गई है, और यह कुछ इस प्रकार है। नए उत्पादों तथा सेवाओं के लिए प्राकृतिक विज्ञान एवं जीव कोशिकाओं व इसके अंग तथा आणविक अनुरूपों का समायोजन। आइए अब हम जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत के बारे में जानते हैं। आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी 2 प्रमुख तकनीकों का योगदान है। ये 2 तकनीकें इस प्रकार हैं। पहला, आनुवांशिक इंजीनियरिंग अथवा जेनेटिक इंजीनियरिंग। इस तकनीक द्वारा आनुवांशिक पदार्थ DNA या RNA के रसायन में बदलाव लाकर इसे
परपोषी जीवों होस्ट ऑर्गेनिज्म में प्रवेश करा के होस्ट के समलक्षणी यानी कि फिनोटाइप में परिवर्तन करते हैं। दूसरी तकनीक जैव प्रक्रम रासायनिक इंजीनियरिंग या बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग के प्रक्रमों में रोगजन को रहित, जिसमें सूक्ष्म जीव संदूषण रहित वातावरण बनाकर केवल वांछित सूक्ष्म जीवों या सुकेंद्रकी कोशिकाओं में वृद्धि कर अधिक मात्रा में जैव प्रौद्योगिकी उत्पाद जैसे प्रतिजैविक, जिन्हें हम एंटीबायोटिक भी कहते हैं, एंजाइम, टीके यानी कि वैक्सीन आदि का निर्माण किया जाता है। आजकल आप कोविड की वैक्सीन के बारे में रोज सुन रहे हैं और अखबारों में पढ़ भी रहे हैं। ये सब हमारे जैव प्रौद्योगिकी के वैज्ञानिकों के अथक प्रयास का नतीजा है। आइए अब हम आनुवांशिक इंजीनियरिंग के सिद्धांतों का संकल्पनात्मक विकास के बारे में जानें। जैसा कि आपने पढ़ा है कि जीव दो प्रकार से प्रजनन करते हैं, लैंगिक और अलैंगिक। अलैंगिक जनन आनुवांशिकी सूचनाओं को परिरक्षित रखता है, परंतु लैंगिक जनन से विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं और विशिष्ट आनुवांशिक व्यवस्था के संयोजन के प्रतिपादन का अवसर मिलता है। परंतु इसके साथ लैंगिक जनन की परंपरागत संकरण की विधियां जो पौधों और जीवों में उपयोग में लाई जाती हैं, इनके द्वारा वांछित जीन के साथ साथ अवांछित जीन का समावेश भी हो जाता है। आनुवांशिक इंजीनियरिंग यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग इस प्रकार की कमियों को दूर करने हेतु भी उपयोग में लाई जाती है। कुल मिलाकर जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग जीन क्लोनिंग, जीन स्थानांतरण और पुनर्योजन डीएनए के लिए किया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा निर्मित डीएनए जिसमें वांछित जीन होती है, उसे चुने हुए जीवों में स्थानांतरित करते हैं। ऐसे जीवों को जीन रूपांतरित जीव कहते हैं। आइए देखें कि किस प्रकार प्रथम कृत्रिम पुनर्योजन यानी आरडीएनए का निर्माण स्टेनले कोवन और हर्बर्ट बेयर द्वारा 1972 में किया गया था। जीवाणु सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के सहज प्लास्मिड, जो एक गोलाकार गुणसूत्र बाह्य डीएनए है तथा स्वतः प्रतिकृति करता है, उसमें प्रतिजैविक प्रतिरोध प्रदान करने के लिए जिम्मेदार जीन को काटा गया। डीएनए को विशिष्ट जगहों से काटने के लिए प्रतिबंधन एंजाइम या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का प्रयोग किया गया। कटे हुए विजातीय डीएनए खंड अपने आप से गुणित नहीं हो सकते। इसे प्रतिकृतियन के लिए गुणसूत्र का अंग होना जरूरी है। इस गुणसूत्र में एक विशिष्ट डीएनए अनुक्रम होता है जिसे प्रतिकृतियन या रेप्लिकेशन का उत्पत्ति कहते हैं, जो प्रतिकृतियन या रेप्लिकेशन के लिए उत्तरदायी है। इस विशिष्ट अनुक्रम को प्रतिकृति का मूल अथवा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी कहते हैं। यह प्रतिरोधी जीन या एलियन डीएनए या विजातीय डीएनए को डीएनए लाइगेज के द्वारा संवाहक डीएनए, जो कि अन्य प्लास्मिड डीएनए है, उसके साथ जोड़ा जाता है। इस गोलाकार डीएनए को पुनर्योगज डीएनए अथवा आरडीएनए भी कहते हैं। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, जिसमें प्रतिरोधी जीन होती है, ई कोलाई में स्थानांतरित किया जाता है, क्योंकि ई कोलाई जीवाणु सैल्मोनेला से काफ़ी मिलता जुलता है। ये पूर्ण योगेश डीएनए, आरडीएनए, ई कोलाई के एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज द्वारा
अनेक प्रतिकृतियां अथवा कॉपीज बना लेता है। इस तरह प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन की प्रति का ई कोलाई में गुणन को प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन की क्लोनिंग भी कहते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि स्टैनली कोवन और हर्बर्ट बियर द्वारा प्रयोगों से यह पता चलता है कि जीव के आनुवांशिक रूपांतर में मूलभूत 3 चरण हैं। प्रथम, वांछित जीन युक्त डीएनए की पहचान प्रतिजैविक प्रतिरोध प्रदान करने वाली जीन जो सैल्मोनेला टाइफिन्यूरियम में होती है। द्वितीय, चिन्हित डीएनए का परपोषी में स्थानांतरण प्रतिजैविक प्रतिरोध प्रदान करने वाली जीन का अन्य प्लास्मिड डीएनए के साथ जोड़ना या आरडीएनए बनाना। तृतीय, स्थानांतरित डीएनए को परपोषी में सुरक्षित रखना तथा उसकी संतति में स्थानांतरित करना, आरडीएनए का ई कोलाई में डालना और क्लोनिंग करना। प्रिय बच्चों, अब हम आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए या पूर्ण योजक डीएनए तकनीक के विभिन्न प्रक्रियाओं के बारे में विस्तार से समझेंगे। पुनर्योजक डीएनए प्रौद्योगिकी चरण विशिष्ट अनुक्रम से किए जाते हैं। हम इसे 8 चरणों में समझेंगे। प्रथम, आनुवांशिक पदार्थ डीएनए का पृथक्करण। किसी भी जीव का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए विभिन्न प्रकार की झिल्लियों द्वारा घिरा रहता है। डीएनए का पृथक्करण करने के लिए सबसे पहले कोशिका को तोड़कर खोलना जरूरी है। यदि डीएनए जीवाणु कोशिकाओं से प्राप्त करना है तो लाइसोजाइम एंजाइम का उपयोग करते हैं। सेल्यूलेज एंजाइम का उपयोग पादप कोशिका से डीएनए प्राप्त करने के लिए करते हैं। आप जानते हैं कि पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। चिटिनेज या काइटिनेज एंजाइम का उपयोग कवक से डीएनए प्राप्त करने के लिए करते हैं, क्योंकि कवक की भित्ति चाइटिन या काइटिन की बनी होती है। एंजाइम द्वारा संसाधित किए जाने पर डीएनए दूसरे वृहद अणुओं जैसे आरएनए, प्रोटीन, लिपिड, बहुशर्करा के साथ मोचित या रिलीज होता है। अब इन सब अणुओं को विभिन्न एंजाइम द्वारा अलग किया जाता है, जैसे प्रोटीएज एंजाइम हिस्टोन और प्रोटीन को डीएनए से अलग करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। आरएनएज एंजाइम आरएनए को उपचारित करता है और दूसरे अणुओं को भी अलग अलग प्रकार के एंजाइमों से उपचारित किया जाता है। शोधित डीएनए चिल्ड इथेनॉल के मिलाने से प्रेसिपिटेट हो जाता है और धागों के समूह के रूप में दिखाई देने लगता है। इस शोधित डीएनए को, जो एक धागों के समूह के रूप में दिखता है, स्पूलिंग तकनीक के द्वारा अलग किया जाता है। अब हम द्वितीय चरण की बात करते हैं, जिसमें डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटना होता है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिन्हें हम प्रतिबंधन एंजाइम भी कहते हैं, इस प्रक्रिया में सहायक होते हैं। शोधित डीएनए अणुओं को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम या प्रतिबंधन एंजाइम, मॉलिक्यूलर सीजर या आणविक कैंची पुनर्योजन डीएनए तकनीक यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के सबसे उपयोगी साधन हैं। 1963 में वैज्ञानिकों द्वारा 2 प्रकार के प्रतिबंधन एंजाइम पाए गए, जो कि ई कोलाई नामक जीवाणु में बैक्टीरियोफाज, जो कि जीवाणु भोजी होते हैं, उनकी वृद्धि को रोक देते हैं।
एक प्रकार का एंजाइम जो डीएनए से मिथाइल समूह को जोड़ता है और दूसरा जो डीएनए को काटता है। इस प्रतिबंधन एंजाइम को प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज कहा गया है, जैसे कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज या प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज HIND2 पृथक किया गया है, जो डीएनए अणु को एक विशेष बिंदु पर काटता है, जो कि 6 बेस पेयर का एक अनुक्रम है, जिसे पहचान अनुक्रम कहते हैं या रिकॉग्निशन साइट। अभी तक 4000 के करीब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम जीवाणु के विभिन्न स्ट्रेन्स या प्रभेदों से पृथक किए जा चुके हैं और ये 360 के करीब पहचान अनुक्रमों या रिकॉग्निशन साइट को पहचानते हैं। आइए अब हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के नामकरण के बारे में जानें। उदाहरण के लिए हम HIND2 को लेते हैं, जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe नाम के जीवाणु से पृथक किया गया है। H पहला शब्द वंश से लिया गया है, हीमोफिलस। IN दूसरा और तीसरा शब्द जाति से लिया गया है, जो कि इन्फ्लुएंजाe है। D स्ट्रेन को दर्शाता है। अब हम दूसरा एंजाइम EcoR1 का उदाहरण लेते हैं, जो इस्चरिशिया कोलाई से पृथक किया गया है। E शब्द वंश से लिया गया है, जो कि इस्चरिशिया है। CO शब्द जाति से लिया गया है, जो कोलाई है। R प्रभेद अथवा स्ट्रेन को दर्शाता है। 1 रोमन अंक उस क्रम को दर्शाता है जिससे जीवाणु के प्रभेद से एंजाइम पृथक किए गए हैं। प्रतिबंधन एंजाइम 2 प्रकार के होते हैं। रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियेज, जो डीएनए के सिरे से न्यूक्लियोटाइड अलग करते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, जो डीएनए को भीतर विशिष्ट स्थलों पर काटते हैं। प्यारे बच्चों, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में हम अगले पाठ में और भी बातें पढ़ेंगे और बाकी के चरण भी हम अगले पाठ में पढ़ेंगे। आइए ये देखें कि आज के पाठ में हमने जैव प्रौद्योगिकी के बारे में क्या क्या पढ़ा। हमने जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी के सिद्धांत और प्रक्रम और उपयोगों के बारे में पढ़ा और हमने ये देखा किस प्रकार से रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया जा सकता है और हमने ये भी देखा कि डीएनए को किस प्रकार से कोशिका से अलग किया जा सकता है। तो आज का पाठ हम यहीं समाप्त करते हैं और अगले लेसन में हम बाकी के चरणों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में अभी हमें और भी बहुत कुछ सीखना है, जो हम इस पाठ के अगले भाग में सीखेंगे और बाकी के चरण भी हम अगले भाग में सीखेंगे। धन्यवाद।